Assalamualaikum. This is the first chapter of AS level physics 9702 course syllabus code. जो पहला जो चैप्टर है दिस इज ऑन मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज. बेसिकली हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे पास तीन मेजर जो है वो इसमें चीज़ें आती हैं. द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूनिट्स एंड होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस. अब जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स आर बेसिकली the units that we have been studying so far in O levels, GCSEs and IGCSEs. We have the 7 base quantities. ठीक है, I hope you remember them. Those 7 base quantities include electric current, length, time, light, intensity, 1 2 3 4 1 2 3 4, amount of a substance, mass, and the 7th quantity is temperature. Each of these quantities have a dedicated unit which we call as a SI base unit. Electric current has amperes, length is measured in meters, time in seconds, light intensity in candela, amount of a substance in moles, mass in kilograms, and temperature in Kelvin. It does not mean कि हम कोई और यूनिट यूज नहीं कर सकते, but this is the system international units. इन्हीं से फिर हम आगे यूनिट्स को डिराइव करते हैं, क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं. जैसे स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर्स पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट. So you need to be very clear on what is a quantity and what is a unit. Moving forward, we have this very important concept and it is assessed very regularly, that is the homogeneity of equations. अब homogeneity of equations का मतलब ही ये होता है that we have an equation, it has units on one side or quantities on one side and units or quantities on the other side, and we need to balance them and figure out the units of the unknown quantity. जैसे कोई कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का यूनिट हम कैसे निकालेंगे? हम उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन लेंगे, उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो हम फिल कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम फिर इससे उसका यूनिट निकाल लेंगे जिसका यूनिट हमें पता नहीं है जिस क्वांटिटी का. So in order to practice that, we are going to have a few questions. So the first question says, which formula, excuse me, could be correct for speed v of the ocean waves in terms of the density rho of seawater, the acceleration of free fall g, the depth h of the ocean and wavelength lambda. अब ये जो फॉर्मूलाज इसमें गिवन है, ये जो इक्वेशंस गिवन है, वी हैव नेवर सीन देम. these are not part of the syllabus. Homogeneity of equations में जब भी कोई इक्वेशन आएगी तो वो सिलेबस का पार्ट जरूर नहीं को सिलेबस का पार्ट हो भी सकता है, इन मोस्ट केसेस नहीं होगा. तो हमें बेसिकली इन चारों में से देखनी है कि यूनिट्स किस में बैलेंस हो रहा है. इन चारों इक्वेशंस में एक तरफ जो है वो स्पीड है. अब स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकंड. वो हम यूनिट यहाँ पे चारों केसेस में लिख लेते हैं. अब हमें ये देखना है कि जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड तो हमारा फिगर्ड आउट है, जो राइट साइड है उसमें कौन सा जो है वो फॉर्मूला फिट बैठता है. तो जी जो है उसका यूनिट क्या होता है? पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं. जी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. वेवलेंथ इज अ लेंथ, उसका यूनिट होगा मीटर्स. ये स्क्वायर रूट के अंदर मीटर एंड मीटर विल बिकम मीटर स्क्वायर्ड s पावर -2, और जब इस पे से स्क्वायर रूट हटेगा तो इट विल बिकम मीटर्स पर सेकंड एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे तीनों ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं है. इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक देम आउट, बट कोई जरूरत नहीं है. इट विल वेस्ट योर टाइम. जहां पे ऑप्शन मिला जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि एमसीक्यूज में टाइम लिमिटेड होता है. द सेकंड क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ वर्क
The joule may be defined as the work done when the point of application of force of 1 Newton is moved a distance of 1 meter in the direction of force. यहाँ पे एक important चीज ये भी है कि इसने जूल को define करना भी सिखाया है. So make sure that you remember कि हम जूल को या किसी भी unit को हम define करते किस तरह से. So it is defined as the work done. पहले तो ये देखेंगे कि वो define किस चीज को कर रहा है, किस चीज को measure कर रहा है. When the point of application of force of 1 Newton is moved a distance of 1 meter in the direction of the force. तो इसमें हम यूनिट जूल को डिफाइन कर रहे हैं, यानी 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस मूव करेगी तो कितना वर्क डन होगा, that will be 1 joule. Express the joule in terms of the base units of mass, length and time, kg, meters and second. तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम वर्क डन को जो है वो इक्वेट करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस से. ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ओ लेवल से भी हमें पता है. फोर्स को अगर हम ओपन अप करें मजीद तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस. तो मास का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम्स, एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस इज मीटर्स. तो मीटर्स और मीटर्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड वील गेट किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर्ड per second squared. इसका आंसर हो गया B. The third question is, when a beam of light is incident on a surface, it delivers energy to the surface. The intensity of the beam is defined as the energy delivered per unit area per unit time. What is the unit of intensity expressed in SI base unit? अब ये जो चीज़ है इसको हम डील किस तरह से करेंगे. इसमें फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें इतना ज़्यादा कोई पता नहीं होता, आगे चल के वेव्स में हमें पता चलेगा, अभी हमें फिलहाल इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता. तो फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, इंटेंसिटी इज द एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया. एनर्जी का यूनिट आप चाहें तो दोबारा डिराइव कर लें, अदरवाइज ऊपर हमने वर्क डन और एनर्जी आर द सेम कॉन्सेप्ट, सेम यूनिट्स. तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड अपॉन एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर्ड, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड्स. तो ये मीटर स्क्वायर्ड कैंसल, और ये जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर एक माइनस की साइन लग जाएगी, -2 -1 will become -3. So the option D is the correct option. सिंपली फॉर्मूला लगाया, यूनिट्स को प्लग इन किया और हमने इसको इस तरह से we made sure that this is done this way. Now we have a theory question. A spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F is equal to CRV. कोई हमें इस तरह का कोई फॉर्मूला ना पढ़ाया जाएगा ना आज तक पढ़ाया गया है. Where C is a constant, derive the SI base unit of the constant C. अब हमें C का जो यूनिट है वो डिराइव करना है. तो SI बेस यूनिट, तो यानी जितने भी हम न्यूटन वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम वही SI बेस यूनिट जो हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं वही हम यूज करेंगे. सो फोर्स इज बेसिकली MA is kilograms meters per second square. On the other side, we have C, which is an unknown. Let's have it in a different color. C is an unknown. और उसके अलावा R is the radius. Radius is a length. तो ये हो जाएगा meters. Let's keep it here. तो ये हो जाएगा meters और V is the speed. Speed is meters per second. ठीक है. तो अब हम इसको C को सब्जेक्ट बना लेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. वी गेट मीटर इज मीटर स्क्वायर्ड एंड s पावर -1. ये जब ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर्स जो होंगी वो माइनस में आ जाएंगी इस तरह से. और ये यहाँ पे मीटर के ऊपर 1 है, यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा -1. और यहाँ पे s के ऊपर -2 है, यहाँ पे -1 है. सॉरी, ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम +1. तो ये -2 और ये 1, ये हो जाएगा s पावर -1. सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ C, kilograms per meter per second.
ठीक है, इस कांस्टेंट का हम इस तरह से यूनिट निकाल लेंगे. Let's move on to the next question. The pressure P due to a liquid of density rho is related to the depth h by the expression P is equal to rho gh, where g is the acceleration of free fall. Use this expression to determine the derived units of pressure. Similarly, हम इस इक्वेशन में जो रो जी एच है उसके यूनिट्स लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर. रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है. जी इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और एच क्या होगा? एच इज बेसिकली द हाइट, लेंथ मीटर्स में हो जाएगा ये. तो वी सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई देम. यहाँ पे मीटर के ऊपर -3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, -3 + 1 विल गिव अस -1, और यहाँ पे सेकंड के ऊपर -2 है. तो प्रेशर के जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं दैट इज किलोग्राम्स पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी ये जो है बेसिकली चीज ये पास्कल्स के इक्विवेलेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मूविंग थ्रू ए फ्लूइड विद कांस्टेंट स्पीड v. There is a frictional force F acting on the sphere, which is given by the expression F is equal to 6 pi drV, where d depends on the fluid. Show that the SI base units of quantity d are kilograms per meter per second. Again, we will just equate the left hand side units to the right hand side units. Force का unit अगर याद नहीं भी हुआ तो याद हो जाएगा. F is equal to ma. ma is kilograms into meters per second squared. अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे एक 6 पाई लगा हुआ है, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड. ये एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है. अगर ये एक लेटर्ड कांस्टेंट होता है, जैसे ऊपर हमारे पास c था, यहाँ पे हमारे पास d है, अगर एक लेटर्ड कांस्टेंट होता तो उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन एक नंबर्ड कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा. ये 6 पाई इज जस्ट अ नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका इस इक्वेशन में यूनिट्स के हिसाब से कोई रोल नहीं होगा. सो वी जस्ट इग्नोर दिस. डी हमारे पास अननोन है, हमें शो करना है. वी कैन नॉट गो इन द अदर वे राउंड, वी हैव टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमें इसको शो करना है. r is the radius which is meters and v is the स्पीड, तो ये मीटर्स पर सेकेंड. अब हम इसको d को सब्जेक्ट बना लेंगे और किलोग्राम्स m इंटू एस पावर -2, और ये मीटर्स और मीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा, और ये s पावर -1 हो जाएगा. ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर्स जो है वो उलट हो जाएंगी. सो दिस बिकम m पावर -2 एंड s पावर 1. यहाँ पे m के ऊपर 1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएगा m पावर -1. और यहाँ पे ये s के पावर ऊपर जो है वो -2 है, यहाँ 1 है, तो -2 + 1 विल बिकम -1. and this is what we were supposed to show. So we are done. So these are the questions that we had on homogeneity of equations, and this is how we solve for units. Now when it comes to vectors, we need to have two skill sets for that in order to solve questions on vectors. पहली जो skill set है वो ये है कि हमें वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना आना चाहिए. मिसाल के तौर पे इफ देयर इज दिस ऑब्जेक्ट एंड आई एम पुलिंग इट एट एन एंगल एट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इनको हमें इसमें ब्रेक करना आना चाहिए. अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल तो बहुत अलाइंड है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो इट विल बी द सेम थिंग. वी कैन मूव अराउंड वेक्टर्स फ्रॉम हियर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ठीक है, सो इफ यू लुक क्लोजली, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा दैट विल बी द फोर्स,
टाइम्स द साइन ऑफ थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा, जो एंगल के साथ वाला साइड होगा, दैट विल बी फोर्स टाइम्स द कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर ये एंगल उल्टा हो जाए, ऊपर की तरफ हो जाए, फ्रॉम द वर्टिकल हो जाए, तो साइन और कोसाइन के जो रूल्स हैं वो बेसिकली स्वैप कर जाएंगे। दैट्स इट। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑन दिस एज वेल। Let's say I am traveling from point A to point B this way, and this is at an angle of phi from the vertical. अब इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, अगेन इट विल बी इक्विवेलेंट। अब हम इसको इस डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक करेंगे इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करने लगा हूँ, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव लर्नड इन मैथ। यहाँ पर हम एक z बनाएंगे। z बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो एंगल हमारे पास फाई यहाँ है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस फाई की हेल्प से हम इस डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। एंगल के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा दैट विल बी डी साइन ऑफ फाई, और एंगल के साथ वाला जो होगा इट विल बी डी कोसाइन ऑफ फाई। That is how we basically break vectors into its components. This is the first thing that you should know. The second thing that you should know is how to basically use tip to tail method, tip to tail rule to resolve vectors. मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस तरह से दो फोर्सेस लगा रहे हैं। These are the two forces acting on it, and this is the angle theta, this is angle phi, this is F1, this is F2। तो ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, अलग अलग एंगल पे लग रही हैं। अब इसमें आपके पास चॉइस होती है, either you can draw a scaled diagram or you can use geometry। ज्योमेट्रिकली इसको सॉरी एक एनालिटिकली एक ज्योमेट्रिकली करना आई वोंट रेकमेंड दैट। एनालिटिकली कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें एरर के चांसेस भी कम होते हैं। सो यू डोंट नीड टू ड्रॉ स्केल डायग्राम फॉर दैट। अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, क्योंकि हम इसको रफली बना रहे हैं तो इतना कोई ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत भी नहीं। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी फोर्स बना लें, it's up to you, whichever force you want to draw। I'll go with F2। मैं यहाँ से F2 ड्रॉ कर लूंगा एग्जैक्टली इस तरह से। ये मैंने F2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जहां पर ये F2 खत्म हो रही है ना, जो इस F2 का जो टिप है, इस पे F1 का टेल होना चाहिए। That is the reason why it is called as tip to tail। याद रहे, एक जो वेक्टर जो बनाया है उसके टिप पे दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो हम इस F1 को उठाएंगे, we will redraw it this way। और ये हमारे सॉरी, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूं this way, and that is our tip to tail method। half of it has been completed। ये सबसे important step है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये आती है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स F1 को दोबारा यहाँ बना लेते हैं, दो टेल एक साथ नहीं हो सकते, एक टिप और एक टेल, इस तरह से। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके एंड तक ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं। अगर स्केल डायग्राम होगा तो हम स्केल से मेजर और डी से इसका एंगल मेजर कर लेंगे, लेकिन सिंस दिस इज नॉट अ स्केल्ड डायग्राम वी कैन यूज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द कोसाइन। हम इस डायग्राम को जो है वो दोबारा बना लेते हैं सो दैट it is easy for you to understand how do we apply cosine rule। एक आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा कोसाइन रूल का। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स,
एंड दिस इज F1, दिस इज F2. F1 और F2 हमें पता है, F हमें नहीं पता, दिस इज द अननोन. अब कोसाइन रूल लगाने के लिए हमें लाजमन ये बीच वाला एंगल चाहिए किसी ना किसी तरीके से. ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इस एंगल को निकालने का. I'll again use the method of parallel lines. ये हमारे पास z बन रहा है, ठीक है, which means that this angle is phi. ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल से था, ये थीटा. हमें ये बीच वाला एंगल चाहिए. तो बीच वाला एंगल क्या होगा? याद रख लें कि कोसाइन रूल लगाते वक्त इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बीच वाला एंगल होगा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इट विल बी 180 माइनस थीटा माइनस फाइव. ये हमारे पास एंगल होगा. जनरली स्पीकिंग इसी तरह के एंगल्स होंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत ट्वीकिंग के साथ इसको हम फिगर आउट भी किया जा सकता है. अब जब हम इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे तो कोसाइन रूल लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, दैट वी बेसिकली equate this unknown is equal to f1 squared plus f2 squared minus 2 into f1 into f2 into the cosine of this angle. If you want, I have already posted a video on cosine rule, a detailed video on cosine rule in my math playlist. वहाँ से आपको इसकी डिटेल्ड जो है वो डेरिवेशन रिलेटेड स्टफ की फॉर्मूला हम किस तरह से यूज़ करते हैं, अप्लाई किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएंगी. यहाँ पर आई एम कीपिंग इट ब्रीफ. जस्ट रिमेंबर दिस इज हाउ वी यूज़ इट. ये जो अननोन साइड है वो हमने इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, और जो नोन साइड्स हैं उनका हमने स्क्वायर रखा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय द नोन साइड्स इनटू द कोसाइन ऑफ द into the cosine of the angle. इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, so now let's move on to the questions on vectors. So the first question is, the diagram shows two vectors x and y. x और y बने हुए हैं यहाँ पे. In which vector triangle does vector z show the magnitude and the direction of vector x minus y? Now this is a tricky question. ट्रिकी इन अ सेंस कि यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर x प्लस वाई नहीं है, x माइनस वाई है, यानी z इज इक्वल टू x माइनस वाई. हम वेक्टर को ऐड करते हैं, जब हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं. तो हमें इसको इस तरह से मैनिपुलेट करना होगा कि हम वेक्टर्स को ऐड करें. सो हम ये जो y है ये उस तरफ अगर हम लेके जाएंगे, सो इट विल बिकम z प्लस वाई इज इक्वल टू x. नाउ व्हाट डज दिस मीन कि एक वेक्टर है z और एक वेक्टर है y, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो x है. इसका मतलब ये, यानी x इज द रिजल्टेंट वेक्टर. ये इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है. हम वेक्टर्स को ऐड करना जानते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट करना नहीं जानते. इट इज द रीजन व्हाई आई हैव मैनिपुलेटेड दिस इक्वेशन इन दिस वे. So x is equal to z plus y. Z is the resultant vector. अब z और y ये दोनों क्या हैं? ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर्स नहीं, ये इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं. तो हमें इन डायग्राम्स में ऐसे डायग्राम की तलाश है. वी आर लुकिंग फॉर अ डायग्राम वेयर x is acting as the resultant vector. ठीक है, so in which case will x act as the resultant diagram? इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, टिप टू टेल मेथड में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल वेक्टर्स के जो टेल होंगे वो कौन साइड नहीं करेंगे, टिप्स को इनसाइड नहीं करेंगी. एक टिप और एक टेल होनी चाहिए. तो z और y की जो टिप और टेल है वो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए. पहले डायग्राम में z की टिप और y की टिप दोनों एक साथ हैं, टिप और टेल नहीं. टिप्स जो टेल्स जो हैं, द टेल ऑफ y एंड द टेल ऑफ z आर टुगेदर, तो ये गलत हो. सेकेंड डायग्राम में अब ये थोड़ा सा इसको देख लें. सेकेंड डायग्राम में क्या है, y के जो z की जो टिप है और y का जो टेल है,
ये कोइंसाइड कर रहे हैं. So this does look like the correct diagram. Let's move forward as well. Let's move to the other options as well. ये फिलहाल मैं इसको टिक कर रहा हूं कि ये ठीक लग रहा है. ठीक है. अब इसके बाद इसका जो C पार्ट है उसमें क्या है, Z की टेल और Y की टेल कोइंसाइड कर रही हैं. अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. इंडिविजुअल वेक्टर की टिप और टेल एक साथ होनी चाहिए. टिप टिप नहीं हो सकती, टेल टेल नहीं हो सकती, टिप टेल होनी चाहिए. अब आ जाते हैं इस लास्ट डायग्राम पे. लास्ट डायग्राम में क्या है कि Z की जो यहां पर जो टिप है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ वेक्टर y. ये भी ठीक लग रहा है. तो अब B और D में से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक होगा? इसको हैंडल करने का जो तरीका है वो अब इन दोनों में जब कंफ्यूजन आ गई है ना, तो अब हमें क्या करना होगा, वी नीड टू चेक कि x जो यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम में, इसमें बेसिकली हमें अब ये देखना होगा कि कौन सा डायग्राम है जिसमें x इज एक्चुअली एक्टिंग एज द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है. तो y जो है वो टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, z अप जा रहा है, तो x कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और टुवर्ड्स द राइट भी जा रहा है. d में क्या हो रहा है, z नीचे आ रहा है, y राइट की तरफ जा रहा है, तो x को भी नीचे आना चाहिए था. इसके गलत डायरेक्शन की वजह से ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ठीक है. तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में. एक तो ये कि हम वेक्टर्स को सिर्फ ऐड करना जानते हैं, उसके अलावा सब्ट्रैक्ट करना नहीं जानते. दूसरी चीज जो डायग्राम में आपको देखनी है वो ये देखनी है कि एरोस ठीक हैं नहीं है, टिप और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दिस इज हाउ वी वर्क इट आउट. Question number 2 says two forces each of 10 Newton act at a point P as shown in the diagram. The angle between the directions of the forces is 120 degrees. What is the magnitude of the resultant force? तो इस केस में हमें इसका रिजल्टेंट फोर्स के जो वेक्टर है वो निकालना है. तो अब इसको हमें करना किस तरह से होगा डील, वी विल रीड्रॉ दिस डायग्राम इन द टिप टू टेल मेथड कॉन्फ़िगरेशन. तो हमने पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम ये हमारा दूसरा वेक्टर आ गया. याद रहे पहले वेक्टर का टिप, दूसरे वेक्टर का टेल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया. अब हमारे पास जो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले वेक्टर का टिप, आखिरी वेक्टर का टेल. इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे. अब हमें बेसिकली ये जो साइड है वो मालूम करना. वी नो दैट दिस इज 10, दिस इज 10. अगर ये 120 है तो ये साइड क्या हो जाएगा, 120, 180 माइनस 120 इज 60. सो दिस विल बी 60 डिग्रीज. बज़ाहिर इसको देखने में जो है वो बेसिकली हम इस पे कोसाइन रूल लगा सकते हैं. ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये दिख रहा है, इसमें अब एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. हमें ये दिख रहा है कि ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10, यानी ये इस साइड के एंगल, ऑपोजिट वाला एंगल, और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे. और एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें ये बराबर हो सकते हैं कि ये तीनों एंगल्स 60 हों तो ही ये बराबर हो सकते हैं. If all the angles are the same, this is an equilateral triangle, this will be 10 newtons as well. हमें कोसाइन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस एमसीक्यू में. these are the tricks that you need to use in this particular case. ठीक है. Now let's move on to the next question. Question number 4 basically says the diagram shows a resultant force and its horizontal and vertical components. The horizontal component is 20 newtons and theta is 30 degrees. What is the vertical component? Resultant नहीं निकालना, horizontal given है, horizontal के basis पे vertical निकालना. ठीक है. तो अगेन हम इसका
एक टिप टू टेल कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, यहीं पे बना लेते हैं हम इसको। ये वर्टिकल कंपोनेंट मैंने कॉपी करके यहाँ रख दिया। अब हमारे पास ये 90 डिग्रीज है, हॉरिजॉन्टल इज 20, हमें वर्टिकल निकालना है। हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। We know that in this case we are given the side bit beside the angle and we need to calculate the side opposite to the angle, यानी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। टेंजेंट ऑफ थीटा लगाकर हम इसमें से ये आराम से निकाल सकते हैं। टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेटर में सॉल्व, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 11.5, दैट विल बी आवर आंसर। Let's move on to the next question. A vector quantity v is resolved into two perpendicular components x and y. The angle between v and component x is theta. The angle between component x and vector v is increased from 0 to 90 degrees. यानी हम इसको इस तरह से ऊपर लेके जा रहे हैं। पहले ये x के साथ अलाइन था, उसके बाद एंगल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और उसके बाद ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया। This is what it means. How do the magnitudes of x and y change as the angle theta is increased in this way? अब इसको करने का तरीका ये है कि हम इसमें साइन और कोसाइन जो है वो लगा दें। सो x क्या होगा, एंगल के साथ है, इट विल बी x विल बी इक्वल टू v कोसाइन ऑफ थीटा, और y किसके बराबर होगा, y क्योंकि वर्टिकल है, यानी ये y जो होगा वो कहाँ होगा, y विल बी हियर। तो इस y की वैल्यू क्या होगी, v इंटू साइन ऑफ थीटा। अब जो मैक्सिमम एंगल्स है ना, वो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इसमें प्लग इन कर देंगे हम। तो मैक्सिमम क्या है 90, मिनिमम क्या है 0। तो साइन ऑफ 0 इज बेसिकली 0 एंड साइन ऑफ 90 इज 1। तो ये y की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो 0 से लेके v तक जाएगी। और x की वैल्यू क्या होगी, कोसाइन ऑफ 0 इज बेसिकली 1, यानी v कोसाइन ऑफ 90, v कोसाइन ऑफ 0 इज v। और जब हम इसमें 90 प्लग इन करेंगे तो कोसाइन ऑफ 90 इज 0, तो ये हो जाएगा 0। तो अगर हम गौर से देखें इसको, तो ये 0 से v तक गया, दिस इज इंक्रीजिंग, और ये v से 0 गया, दिस इज डिक्रीजिंग। सो x इज डिक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग। और वैसे भी हम इसको विदाउट एनी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो x इज मैक्सिमम। जैसे जैसे हम वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं तो x का जो कंपोनेंट है वो खत्म हो गया वर्टिकल पे पहुंचते ही, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो गया, वो इंक्रीज हुआ। पहले वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, वो इंक्रीज हो गया। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम था, वो 0 हो गया। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिक्रीज कर गया और वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज कर गया। दिस इज व्हाट वी हैव ऑन वेक्टर्स। एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। बेसिकली एरर्स जो होते हैं वो हर मेजरमेंट का पार्ट होते हैं, और अनसर्टेनिटीज और एरर्स का मोर और लेस द कॉन्सेप्ट इज द सेम। अनसर्टेनिटीज मीन दैट हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन की वजह से हमारे पास जो मेजरमेंट आती है, इट इज नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे द टेबल मेजर्स 12.1 centimeters, it cannot be 12.1 centimeters, it is supposed to be 12.1, 2, 3, 8, 7, 6 centimeters for example। तो हमारे पास क्योंकि एक रूलर है, एक स्केल है, उसकी एक लिमिटेशन है, that is the reason why we are uncertain about that particular measurement. That is the concept of uncertainties. I'll draw a block over here and we have a ruler over here. Let's say this is 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So ये जो measurement आ रही है, this is somewhere between 4.1, sorry 4.2 and 4.3। तो क्या ये 4.2 है, 4.3 है, 4.25 है, 4.26 है, we don't know।
We are uncertain about this measurement because of the limitation of our instrument. So that is the concept of uncertainty. अब जहां पर ये उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं एंड एटसेट्रा. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर्स फर्स्ट. सो जब हम एरर्स की बात करते हैं, सो वी हैव random errors and we have systematic errors. Random errors का मतलब ये है कि we cannot explain कि errors जो है वो particularly किस जगह से आ रहे हैं. कुछ errors होते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करूं तो कभी जो है वो बॉल 5.1 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा, कभी वो 5.14 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा. तो ये जो 0.04 सेकेंड्स का जो डिफरेंस आया है, एक बार मैंने टाइम नोट किया इट वाज 5.10 सेकेंड्स, दूसरी बार नोट किया तो इट वाज 5.14 सेकेंड्स. तो ये जो इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आया है वो अनएक्सप्लेनेबल डिफरेंस है. it can be due to the human reaction error time कि मैंने ठीक से उसको नोट नहीं किया स्टॉप वॉच में. It can be due to air resistance. It can be due to the fact कि मैंने उसको ठीक हाइट से ड्रॉप नहीं किया. हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत फोर्स ज़्यादा लगा ली हो. तो there are infinite number of factors at play and these are called as random errors. और random errors का मतलब ही ये है कि कभी फॉर एग्जाम्पल तीसरी मेजरमेंट लो, उसमें मेरे पास 5.09 सेकेंड्स आ जाए, तो कभी जो है वो वैल्यू बढ़ जाए, कभी वैल्यू कम हो जाए फ्रॉम द फर्स्ट मेजरमेंट और फ्रॉम द एक्चुअल मेजरमेंट, फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू. दिस इनएक्सप्लेनेबल एरर इज पार्ट ऑफ द रैंडम एरर्स. ठीक है. सबसे बड़ा इसमें मसला होता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम का. बाकी depending on the kind of experiment we are performing, depending on the kind of measurement we are performing, इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जो कॉजेज होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं. इसका सबसे अच्छा हल ये है कि क्योंकि कभी एरर पॉजिटिव हो जाता है, कभी एरर नेगेटिव हो जाता है, तो हम इसमें वी कैन एवरेज आउट मल्टीपल रीडिंग्स या फिर टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड एवरेज देम आउट. इससे हमारे पास इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं. कमिंग ओवर टू सिस्टमैटिक एरर्स. सिस्टमैटिक एरर्स का मतलब ये है कि मैंने एक मास बैलेंस पे मैंने अपना मास मेजर किया और लेट्स से मेरा मास आया 50.5 किलोग्राम्स. किसी और ने मेजर किया, उसका आया लेट्स से 60.5 किलोग्राम्स. एक्चुअल में हम मेरा मास था 50 केजी और उसका मास था 60 केजी. तो ये जो एक 0.5 किलोग्राम्स का एक ऑफसेट आ रहा है ना, दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर. इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन में मसला हो गया है जिसकी वजह से ये इशू आया है. या हमारे पास जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में या वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर होता था, ऑल ऑफ दिस वाज सिस्टमैटिक एरर. तो ये वन डायरेक्शनल एरर होता है, ईदर ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव. ठीक है. एंड दिस इज कॉज्ड बाय कैलिब्रेशन issues in the device. ठीक है. तो इस वजह से सिस्टमैटिक एरर आता है. सिस्टमैटिक एरर का हल यही होता है कि subtract the error out via calibration. कैलिब्रेट करके किसी तरह से इसको हम इरेडिकेट करें. ठीक है. अच्छा, अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं जिसमें से हम सिस्टमैटिक और रैंडम एरर को आइडेंटिफाई करेंगे. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास कुछ स्कैटर पॉइंट्स थे. उन स्कैटर पॉइंट्स में से हमने एक ग्राफ को पास करवाया. जब हमने ग्राफ को पास करवाया उसमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाकर, तो ये कुछ इस तरह की आई. एक्चुअल में लाइन कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए थी. ठीक है. तो इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें रैंडम एरर है? स्कैटर की वजह से. ऑल ऑफ दिस स्कैटर टेल्स अस दैट देयर इज अ रैंडम एरर. स्कैटर शोज दैट देयर इज रैंडम एरर. कभी पॉइंट लाइन के ऊपर है, कभी लाइन के नीचे है. और सिस्टमैटिक एरर का कैसे पता चल रहा है कि ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से हर वक्त शिफ्टेड है. सो दिस ऑफसेट
basically tells us that there is systematic error. और offset हम जो measure करते हैं generally वो हम offset from the origin की बात करते हैं 0,0 points. ठीक है, तो this is what we have for systematic and random errors. उसके अलावा जब हमारे पास फाइनली हमने मेजरमेंट कर ली, अब हमारे पास रिजल्ट्स आ रही हैं. रिजल्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए वी हैव टू मेथड्स. हाउ प्रिसाइज इज द रिजल्ट एंड हाउ एक्यूरेट इज द रिजल्ट. प्रिसाइज का मतलब है हाउ क्लोज आर द वैल्यूज टू ईच अदर, और एक्यूरेट का मतलब है हाउ क्लोज आर द values from the actual value. ठीक है, मैं यहाँ पे 4 डायग्राम बनाऊंगा, उन चारों डायग्राम से ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. और बाय द वे ये रैंडम एरर्स और सिस्टमैटिक एरर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. तो हमने यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बना दिया है. ठीक है, अब पहला जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1, इफ यू नोटिस क्लोजली द वैल्यूज आपस में तो बहुत क्लोज हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू जो सेंटर वाली वैल्यू है उससे काफी दूर है. दिस मीन्स दैट दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. सेकेंड जो डायग्राम है इसके नीचे वाला, इसमें वैल्यूज आपस में क्लोज तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड द एक्चुअल वैल्यू. सो दिस इज नॉट प्रिसाइज बट दिस इज एक्यूरेट. थर्ड जो डायग्राम है उसमें वैल्यूज आपस में भी बहुत क्लोज हैं और ट्रू वैल्यू से भी क्लोज हैं. सो दिस इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. एंड द फोर्थ डायग्राम वैल्यूज आपस में भी क्लोज नहीं है और ट्रू वैल्यू से भी शिफ्टेड है. सो दिस इज नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. दिस इज हाउ वी इवैल्यूएटेड. ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज लीस्ट काउंट और प्रिसिशन. अब ये जो प्रिसिशन है वो रिजल्ट की प्रिसिशन से अलग है. दिस इज फॉर ए डिवाइस, फॉर अ इंस्ट्रूमेंट. वो हम बात कर रहे थे प्रिसिशन ऑफ अ रिजल्ट. दिस इज द प्रिसिशन ऑफ अ डिवाइस. लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम, द स्मॉलेस्ट समथिंग कैन मेजर. अगर हम एक, यहां पे मैं एक टेबल बना देता हूं फॉर यू टू रिमेंबर कि हम इसको किस तरह से करते हैं. यहां पे मैं रखूंगा इसका डिवाइस और यहां पे मैं रखूंगा लीस्ट काउंट. पहले हम बात करेंगे मेजरिंग टेप की. मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 मीटर्स. सेंटीमीटर्स में याद रखना, इसको आसान है, कन्वर्ट कर सकते हैं उस टाइम पे हम. रूलर का जो होता है एक स्केल का, मेजरिंग स्केल का, वो भी सेम ही होता है 0.1 सेंटीमीटर्स. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का होता है, सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर की, देन वील कम ऑन टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. सो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो इससे कम होता है, यानी इट्स अ बेटर मेजरिंग डिवाइस. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो होता है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है 0.001 सेंटीमीटर्स. और उसके बाद स्टॉप वॉच का हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, जो हमारे पास लैब में मौजूद होती है. इट इज 0.01 सेकेंड्स, यानी इसके बियॉन्ड इसको मेजर नहीं करवाया जा सकता. दिस इज द मैक्सिमम दैट इट कैन, दिस द स्मॉलेस्ट इट कैन मेजर. अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसमें हम एरर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस से मेजरमेंट्स के ड्यूरिंग मेजरमेंट्स वी हैव दीज एरर्स.
being accumulated, और उन्हीं एरर से फिर हम कोई वैल्यू, उन्हीं वैल्यूज से फिर हम कोई वैल्यू डिराइव करते हैं. जैसे हमने टाइम मेजर किया, डिस्टेंस मेजर किया, उससे हमने स्पीड निकाली. टाइम में भी एरर है, स्पीड में भी एरर, डिस्टेंस में भी एरर है, उसकी वजह से स्पीड में भी एरर होगा. तो एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. वैसे तो तीन तरीके होते हैं, लेकिन बेसिक दो होते हैं, पर तीसरा जो है उन्हीं में से निकलता है, रिप्रेजेंटिंग एरर्स. तो एक जो तरीका होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है, उसको हम एक्सप्रेस ही इस तरह से करते हैं कि हमने मिसाल के तौर पे टाइम की मेजरमेंट ली 5.0 सेकेंड्स, और हमने ये बता दिया कि इसमें 0.02 सेकेंड्स का एक एरर है. तो हम उसको एक्सप्रेस ही इस तरह से करेंगे 5.0 प्लस माइनस 0.02 seconds. ठीक है, दिस इज हाउ वील represent the error in this particular measurement. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का या एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि एरर का यूनिट और वैल्यू का यूनिट सेम है. ठीक है. After this, we basically have another way to represent errors, and that is via fractional uncertainty or percentage uncertainty. अब उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, वी टेक द एब्सोल्यूट एरर, जो भी हमारे पास उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो एरर है उसी पर्टिकुलर यूनिट में, वी जस्ट डिवाइडेड बाय द वैल्यू, एंड देन वी इफ यू कीप इट दिस वे, इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर. क्योंकि फ्रैक्शन और परसेंटेज आर जस्ट टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर. किसी भी नंबर को हम डेसिमल में, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे इफ वी हैव दिस नंबर 0.3, तो इस चीज को, इस 0.3 को मैं 3/10 भी लिख सकता हूं और 30% भी लिख सकता हूं. ऑल ऑफ दीज थ्री नंबर्स आर इक्विवेलेंट. इट्स जस्ट दैट दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. So the next thing that we have is fractional or percentage error. Let's say we'll borrow the same quantity, and all that we need to do is we'll do 0.02 upon 5. और इसको अगर हम मजीद जो है वो सॉल्व कर लें, so we will get 0.004. this will be the fractional error. और इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो it will become 0.4%. this will be percentage error या percentage uncertainty. One more thing that is very important in representing error is that एरर के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमेशा 1 होंगे. इट कैन नेवर बी मोर देन 1, हमेशा 1 होगा. और दूसरी बात ये कि एरर के जो डेसिमल प्लेसेस होंगे दैट विल बी इक्वल टू द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द वैल्यू इटसेल्फ. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एरर एक वैल्यू है 5.33, तो इसके साथ जो एरर लगा हुआ होगा वो लगा हुआ होगा 0.1 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सही है. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एरर कि ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में है और ये 2 डेसिमल प्लेस पे है, तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए. अगर एरर 0.1 होता तो हम यहाँ पे 5.33 ना लिखते, वी वुड हैव रिटन 5.3, क्योंकि ये पहले एरर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर किया, और एरर क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस में है तो वैल्यू भी 1 डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एरर्स एंड वैल्यूज टुगेदर. ये बहुत ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास जो एक ईजी चंक है ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन पेपर, उस पर मार्क्स चले जाते हैं. नाउ लेट्स move on to combining
अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटीज को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें पहली जो चीज आती है वो यही आती है कि अगर फॉर्मूला में सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट है, so in that case we will add absolute error। याद रहे हम एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एंड द रीजन इज दैट एरर विल ऑलवेज प्रोपेगेट फॉरवर्ड, इट विल नेवर रिड्यूस। तो एरर को हम हमेशा ऐड ही करते हैं, उसको कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से वी आर वर्किंग आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज टाइम। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3। T1 की वैल्यू है लेट्स से 1.0 प्लस माइनस 1.00 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स। T2 के वैल्यू है 1.03 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स, और T3 की वैल्यू है 1.09 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स। तो अब हमारे पास ये टाइम की तीन वैल्यूज हैं, हमने किसी तरह से कैलकुलेट की, उनमें हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला। वो हमने कैसे निकाला वो प्रैक्टिकल्स की बात है। जब when we'll have a look at the practical series, we'll understand how do we work out the absolute uncertainties using instruments and using our physical limitations. So in this case, first we will work out the value. How is it that we'll work out the value? We'll use the formula. So it will be 1 plus 1.03 plus 1.09 divided by 3. This will give us 1.13 divided by 3. 1.12 divided by 3. And this will basically 3.12 divided by 3. And this will basically give us 1.04 seconds. ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि फॉर्मूला में सिर्फ प्लस हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रही है ये एक नंबर से हो रही है, कोई पर्टिकुलर एरर वाली वैल्यू से नहीं हो रही। इसमें जो तीनों क्वांटिटीज हैं T1, T2 और T3, ये सिर्फ ऐड हो रही है। सब्ट्रैक्शन होती तो भी सेम चीज होती। तो हम सिंपली इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे 0.06, और हम इसको एवरेज टाइम को एक्सप्रेस करेंगे इन दिस वे 1.04 plus minus 0.06 seconds. This is how we'll work it out. Next जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन या डिविजन या फिर पावर, ठीक है। इन दिस केस वी विल ऐड फ्रैक्शनल और परसेंटेज errors, ठीक है। वी कैन गो बैक टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एज वेल, लेकिन हमारे पास जो मेथड होगा वो यही होगा कि हमें इसमें इन पर्टिकुलर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ही ऐड करेंगे। वी विल नॉट ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, ठीक है। लेट्स हैव ए फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between accuracy and precision. So we all know accuracy is how close the values are, the measurements are to the true value, whereas precision is how close are the measurements to each other. मैं जल्दी से इसमें लिख लेता हूँ। Accuracy is how close the measurements are to the true value, whereas precision is how close are the measurements to each other. Let's move on to the calculation based question. The volume V of liquid flowing in time t
through a pipe of radius r is given by the equation v upon t is equal to pi p r power 4 upon 8cl. Again, intimidating formula, but we don't need to care about this formula at all. We just need to work out the values by plugging it in this formula. That's it. Where P is the pressure difference between the ends of the pipe of length L and C depends on the frictional effects of the liquid. हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि इसमें ये क्यों होता है, क्या होता है, हमें सिर्फ ये वैल्यूज से काम है. ठीक है. तो an experiment is performed to determine C. The measurements are made as shown in figure 1.1. Calculate the value of C. Pause here and use this particular equation to work out the value of C. That's it. तो इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं, ख्याल इस चीज का खास रखना है कि यहाँ पे ये पावर्स लगी हुई हैं. ठीक है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि ये पावर्स जो लगी हुई हैं ये एग्जैक्टली इसी तरह से प्रिजर्व्ड रहें. So we'll just plug these values in the calculator. पहले हम इसमें फॉर्मूला में इस चीज को प्लग इन कर लेते हैं. So C is equal to pi p r4 upon 8 into v upon t. क्योंकि v upon t की पूरी वैल्यू गिवन है तो मैं t upon v इसको नहीं कर रहा. So v upon t into l. ये जो चीजें हम इसमें यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे. सो C is equal to pi into 2.5 into 10 raised to the power of 3. फिलहाल हमें एरर से कोई काम नहीं है. 0.75 into 10 raised to the power of -3 मिली है और इसके ऊपर पावर 4 upon 8 into 1.2 into 10 raised to the power of -6 and L has a value of 0.25. So we'll quickly work it out on a calculator. Pi into 2.5 into 10 raised to the power of 3 into 0.75 into 10 raised to the power of -3 power 4 upon 8 into 1.2 into 10 raised to the power of -6 into 0.25. We have a value of 1.04 into 10 raised to the power of -3. ठीक है, फिलहाल हम इसको मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस भी लिख देता हूँ इन जस्ट इन केस अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े. आंसर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे देंगे क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर गिवन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सेप्ट फॉर आर. ठीक है, सो 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास चॉइस है. वील यूज दैट. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन सी. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सी जो वैल्यू है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रही है हम वो देखेंगे. तो C की जो वैल्यू है पाई नॉट आर कंसर्न, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है. उसके अलावा R पावर 4 पे डिपेंड कर रही है, यानी 4 बार R पे डिपेंड कर रही है. देन 8 नॉट आर कंसर्न. उसके अलावा इसमें C जो है वो V अपॉन T पे डिपेंड कर रही है. बेशक वो मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो डजेंट मैटर, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे तो डिपेंड कर ही रही है. और उसके अलावा ये L पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटीज हैं, इन पे डिपेंड कर रही है. तो हम C की जो अनसर्टेनिटी निकालेंगे, क्योंकि हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करके एक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ही निकालेंगे, तो हम वो ये चीज यहाँ पे रख रहे हैं. उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन P upon P, 4 times fractional uncertainty in R upon R, plus 4 times fractional uncertainty in V upon T upon V upon T, plus fractional uncertainty in L upon L. ये हमारे पास फॉर्मूला एक बन गया और ये फॉर्मूला हमें बनाना आना चाहिए. जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है उन चीज़ों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को हम सिंपली ऐड कर देंगे. और क्योंकि यहाँ पे पावर लगी हुई है तो पावर को हम उतनी ही मतलब इट्स अ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, तो हम 4 बार उसको ऐड कर रहे हैं. हेंस दिस वैल्यू. अब हम इसमें वैल्यूज प्लग इन करते जाएंगे. P की वैल्यू है 0.05 अपॉन 2.5. उसके बाद R से रिलेटेड है 0.01 अपॉन 0.75. लेट्स ब्रिंग इट डाउन.
उसके बाद v अपॉन t है 0.01 अपॉन 1.2। अच्छा, मैं यहाँ पे मिलीमीटर को भी कंसर्न नहीं कर रहा, मैं 10⁻⁻⁻6 को भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर और नीचे वो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली 0.001 अपॉन 0.25, और यहाँ पे डेल्टा c है और हमें नीचे c की वैल्यू भी पता है। सिंपली हम इस चीज को पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में एवेल्युएट कर लेंगे। 0.05 अपॉन 2.5 प्लस 4 इंटू 0.01 अपॉन 0.75 प्लस 0.01 अपॉन 1.2 प्लस 0.001 अपॉन 0.25, और इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.04 into 10⁻³ से। So we will get the value of the uncertainty as 8.9 into 10⁻⁻5। क्योंकि हम इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में छोड़ेंगे तो we'll do 9 into 10⁻⁻5. This will be our value. State the value of C and its uncertainty to appropriate number of significant figures. जो मैंने बात की थी ना कि हमें इसका ख्याल रखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो कि डेसिमल प्लेसेस दोनों के सेम हो और अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर में हो। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली ब्रैकेट भी एक जैसी ही हो। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, C इज 1.04 इंटू 10⁻³ और अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है 9 इंटू 10⁻⁻5। अब ये -5 है, -5 इज समथिंग विच इज बॉदरिंग अस, इसको हम 10⁻³ कर देंगे और उसके लिए हमें डेसिमल को टू द लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप गौर से देखें इसको कि हमारे पास ये वन सिग्निफिकेंट फिगर में है और ये दोनों 2 डेसिमल प्लेसेस में है। दिस मीन्स दिस इज परफेक्ट। तो अनसर्टेनिटी हो गई 0.09, वैल्यू हो गई 1.04 एंड ऑल ऑफ दिस इज इनटू 10⁻⁻3। This is how we make sure that we represent it correctly. Let's move on to the next question. A student uses a meter rule to measure the length of an elastic band before and after stretching it. The lengths are recorded as, ये हमारे पास दो lengths हैं। The change in length, हमें length का जो change है वो basically निकालना है, इन दोनों को हमें subtract करना है। So it will be 51.6 minus 50.0, it will be 1.6. उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ यानी 1.6 अपॉन 50। सो 1.6 डिवाइडेड बाय 50 विल बी 0.032। ठीक है जी। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन बी। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू की हमें अनसर्टेनिटी निकालनी। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है। सो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। तो पहले हम जो है वो सब्ट्रैक्शन को डील कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवीजन को डील कर लेंगे। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्शन को डील करेंगे LS माइनस L0, तो इस पर्टिकुलर ये जो LS माइनस L0 है इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इट इज 1.6। लेकिन इसका एरर क्या होगा, इसका एरर होगा LS का एरर और L0 का एरर। Both of these errors added will give us the error in this particular quantity, which is a subtraction of these two quantities. So it will be 0.2. Errors हमेशा हम add करते हैं, we never subtract them. So it will be 0.2. तो ये हमारे पास इस particular quantity की value और उसका error आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये क्वांटिटी जो है वो हो गई, उसको हम फिर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। सो वी विल बेसिकली, ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, लेट्स कॉल इट एज FL। ये पूरी जो क्वांटिटी है आई हैव लेबल्ड इट एज FL। ये जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है
the uncertainty in fractional change in length upon the value of fractional change in length is equal to, अब ये दो quantities पर depend कर रही है. Number one is this particular quantity 0.2 upon 1.6 और दूसरी quantity कौन सी है? दूसरी ये L naught quantity है. L naught quantity is this 50 plus minus 0.1, so it will be 0.1 upon 50. अब हमने इस तरह से क्यों किया? क्योंकि हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ही ऐड करते हैं. So we'll simply do 0.2 upon 1.6 plus 0.1 upon 50 और इसको फिर हम वो जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ हमने निकाली थी 0.032 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. So we will get the error in the fractional change in length is 4.06 into 10 raised to the power of -3. इसको हम basically sorry इसको हम basically one significant figure पे हम इसको show करेंगे. So either we can write down 4 into 10 raised to the power of -3 or we can do 0.004. Both of these will be acceptable. This is a better way to represent it. ठीक है. Now we'll move on to a theoretical question. A student takes readings to measure the mean diameter of a wire using a micrometer screw gauge. Make suggestions, one in each case, that student may adopt in order to reduce a systematic error in the readings. अब systematic error का मतलब होता है constant एक error जो है वो उसमें अटका हुआ है. तो क्योंकि हम micrometer screw gauge यूज कर रहे हैं, so check for zero error calibration. Allow for second part is allow for a wire of varying diameter along its length. अब वायर ऐसी है कि कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है. तो इसका हल क्या है? टेक मल्टीपल रीडिंग्स along the length of the wire and take the average. The third is allow for a non-circular cross section of the wire. Now, how is it that we can basically work it out for a non-circular cross section of the wire? तो सर्कुलर अगर होगा तो उसका डायमीटर जैसे ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों बराबर होंगे. लेकिन अगर एक नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो इस केस में ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी. तो इस केस में क्या होगा? वी विल टेक मल्टीपल रीडिंग्स at a single point on the wire, but by rotating it and take its average. इससे क्या होगा कि हमने मल्टीपल एंगल्स में वायर को हमने रोटेट करके उसका उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने डायमीटर्स मल्टीपल निकाल ली और उसके बेसिस पे हमने वो उसको एवरेज कर लिया. B part says it's a calculation based question. Now the B part says the mean diameter of the wire is found to be 0.5 plus minus 0.02 millimeters. Calculate the percentage uncertainty in the diameter and then the cross section of the wire. तो percentage uncertainty हम किस तरह से निकालेंगे? We will just simply divide these two quantities and multiply it by 100. So 0.02 divided by 0.5 into 100 will give us 4%. This is our percentage uncertainty. Then it says the area of the cross section of the wire. हमें इसमें area में जो है वो इसकी area का जो की uncertainty वो निकालनी है. So area is basically given by pi r square या फिर pi d square upon 4. अब if you notice closely, इसमें area जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? Area is only depending on the diameter.
उसके अलावा बाकी ये पाई और 4 तो कोई काम के नहीं है, एरर कंट्रीब्यूट करते नहीं है। तो एरिया इज रिलेटेड टू डी स्क्वायर्ड। तो एरिया की जो अनसर्टेनिटी होगी फ्रैक्शनल या परसेंटेज, इट विल बी 2 टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर। तो अगर डायमीटर की अनसर्टेनिटी 4 है तो एरिया की अनसर्टेनिटी हो जाएगी इससे डबल, so it will be 8%. This is how we work out these questions. Again, the questions are very simple, very straightforward. It's just that you need to read the question very carefully.